102 लोकसभा सीटों के लिए कल होगा मतदान। ईवीएम में कल कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तमिलनाडु में नीलगिरी के चाय किसानों का चुनाव बहिष्कार। अधूरी मांगों को लेकर किया चुनाव का बहिष्कार का ऐलान। 39 सीटों वाले राज्य में कल मतदान। यूपी में होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। चौथे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्र में होगा चुनाव। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर सीट। पहलवानों और ब्रजभूषण के विवाद पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली में राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। पहलवानों ने लगाए हैं गंभीर आरोप। यूपी, पंजाब और हरियाणा में आज हो सकती है बारिश। बिहार, झारखंड में गर्मी करेगी बेहाल। मौसम विभाग ने दिया संकेत। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बेकाबू। आग से धधक रहे रुद्रप्रयाग के जंगल। गर्मी का बढ़ा सितम। पर्यावरणविदों ने जताई चिंता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी का एमसीडी मेयर के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और आपने महेश खिची को उम्मीदवार बनाया है। महेश खिची करोल बाग के देवनगर वार्ड से आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से नाम सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज को उम्मीदवार घोषित किया गया है। एमसीडी मेयर के लिए उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के घोषित कर दिए गए। आपने महेश खिची को उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, तो यह हम जानकारी जहां पर आपने महेश खिची को बनाया उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। पूर्वी दिल्ली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। पूर्वी दिल्ली के विज्ञापन लोक में कार्यालय का उद्घाटन किए जाने की बात सामने आई। भाजपा के महासचिव तरुण चुग मौजूद रहे। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अहम खबर आपको हम बता दें, भाजपा के महासचिव तरुण चुग भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और हर तरफ एक ही कैंडिडेट है, नरेंद्र मोदी। जनता का असीम प्रेम, 10 वर्ष जिस तरह उन्होंने एक सन्यासी की भांति, एक तपस्वी की भांति अपने 10 साल के एक एक पल को
देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लगाया है। अब पूरा देश उमड़ पड़ा है। आज बिल्कुल उत्साह आप जनता में देख रहे हैं, किस प्रकार से उत्साहित जनता है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया था 400 पार का। कार्यकर्ताओं को संकल्प दिया था, लेकिन कार्यकर्ताओं से 4 कदम आगे बढ़कर देश की जनता ने उस संकल्प को एक आंदोलन में बदल दिया है कि आप मोदी जी चिंता नहीं करें, हम 400 पार करके देंगे। उसमें दिल्ली की सातों सीटें जीतेंगे, उत्तराखंड का में परमाणु पांचों की पांचों वो भी जीतेंगे, और सातों में एक सीट जीतने का आज हम जो कार्यालय का उद्घाटन किया है। हर्ष मल्होत्रा ही जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, मेहनती कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनते हैं। मैं दिल्ली के विज्ञान लॉक में खड़ा हूँ और यहाँ पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। लोग काफी संख्या में मौजूद है, भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आए हुए, बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूर्वी दिल्ली से जो लोकसभा के उम्मीदवार है हर्ष मल्होत्रा, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और चुनावी माहौल में चुनावी उद्घाटन कर पूर्वी दिल्ली से सीधे तौर पर मैं कहता हूँ कर दिया गया है। और अब जल्द ही इस उद्घाटन से चुनाव की जो अन्य प्रक्रिया है वो यहाँ पर मैं परवेश शर्मा के और अगली खबर आपको हमीरपुर से बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार लोडर से 3 लोगों की मौत हो गई। लोडर ने बाइक सवार देवर भाभी और मासूम को रौंद दिया है। देवर भाभी की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। मासूम ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। 3 की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है और लोडर चालक लोडर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीमार थाना क्षेत्र के छानी रोड का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो छानी रोड का ये पूरा मामला, जहां पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, तेज रफ्तार के चलते 3 लोगों की जान चली गई। एक ही परिवार के 3 लोग बताए जाते हैं। बता दूं कि हमीरपुर के बिवाड़ थाना क्षेत्र अनियंत्रित एक पिकअप ने बाइक सवार देवर भाभी को टक्कर मार दी, जिसमें जो देवर भाभी है उनकी मौके पर मौत हो जाती है। वहीं जो देवर भाभी के साथ में एक मासूम बच्चा होता है, जिसको एम्बुलेंस के सारे अस्पताल लाया जाता है। वहीं जो जाम लगने के कारण एम्बुलेंस देरी हो जाती है। लगभग जाम में एम्बुलेंस 1 घंटा फंसी रहती है, जिससे जो मासूम बच्चा होता है जिसकी हालत गंभीर है, वो कहीं ना कहीं देरी के कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो बिवाड़ थाना क्षेत्र के छानी रोड का ये पूरा मामला है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। देवर भाभी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। और मासूम ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना ये हुई थी कि वो जो है एक्सीडेंट हो गया था, तो मौके में जो है माता पिता चाचा और जो है बच्चे की मम्मी एक्सपायर हो गए थे। इस दौरान जो है एम्बुलेंस में लेके आ रहे थे बच्चे को। बच्चा ठीक था उस समय, तो रास्ते में जाम के कारण जो है मतलब जो है बच्चा काफ़ी सीरियस हो गया और जहाँ पे जैसे एडमिट किया अस्पताल में, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। कितने समय की घटना है? ये समय समथिंग 8 हुआ था। लगभग कितने घंटे जाम में फंसे रहे? समथिंग 1 घंटे तो फंसे रहे। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। पहले चरण के कल के मतदान को लेकर अपील की है। पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से कहा गया है। पहले चरण के मतदान को लेकर एक्स पर ये बड़ी बातें उन्होंने लिखी हैं और कहा कि गरीबों, मेहनतकशों, वंचितों की
के हित की सरकार चुने और पहले मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर जरूर जाएं। तो मतदान की अपील करती हुई नजर आई हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से मतदान की अपील की गई है। एक्स पर उनकी ओर से पोस्ट किया गया है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पहले मतदान फिर जलपान। और साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों, मेहनतकशों और वंचितों के हित की ही सरकार चुने। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो की ओर से ट्वीट किया गया है। तो बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट कर ये अहम बातें कही हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण के कल के मतदान को लेकर अपील की है। तो पहले चरण के कल के मतदान को लेकर अपील की, पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प है। बीएसपी सुप्रीमो की ओर से साफ तौर पर यह अहम बातें कही गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण के कल के मतदान को लेकर बीएसपी सुप्रीमो की ओर से अपील की गई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, बीएसपी सुप्रीमो की ओर से पहले चरण में मतदान को लेकर अपील की गई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। जी बिल्कुल, देखिए कल जो है सुबह 7 बजे से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा और आज उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पे पूरे देश में 102 सीट पे कल पहले चरण का मतदान शुरू होता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनता और तमाम जो लोग हैं उनसे मतदान की अपील की है। उन्होंने जो है संकल्प लेने के लिए कहा कि पहले मतदान करिए, उसके बाद जलपान के संकल्प साथ आप अपना मतदान करें। वहीं उन्होंने जो गरीबों वंचितों के हितों की जो सरकार जो चिंता करती है उन ऐसी सरकार चुनने के लिए भी उन्होंने अपील की है। वहीं अगर बात की जाए जो मतदान का जो अधिकार है पब्लिक को जो दिया गया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो है बनाए संविधान के अनुसार मिला, ये उन्होंने कहा कि इससे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सरकार ऐसी चुनेगी जो गरीबों वंचितों और मेहनत के हितों की बात कर सके। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर कहा गया पहले मतदान फिर जलपान। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, गरीबों, मेहनतकशों, वंचितों के हित की सरकार चुनने की बात बीएसपी सुप्रीमो की ओर से कही गई है। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर महाराष्ट्र स्थित मकान में चोरी का मामला, थाने में चोरी करने वाली यूपी से अरेस्ट। 2 अभियुक्तों को एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के थाने पुलिस ने एसटीएफ से मदद मांगी थी। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर एसटीएफ से मदद मांगी गई थी, थाने में चोरी करने वाले यूपी से अरेस्ट किए गए हैं। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। महाराष्ट्र के थाने पुलिस ने एसटीएफ से मांगी थी मदद। और शिवा शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए लगातार बने हुए हैं। शिवा, 2 अभियुक्तों को एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया है, क्या है पूरी जानकारी, पूरा मामला क्या है? देखिए, लंबे समय से महाराष्ट्र की थाने पुलिस इन लोगों की सरगर्मी में तलाश कर रही थी और जब महाराष्ट्र पुलिस को
इन दोनों चोरों की लोकेशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मिली, तब महाराष्ट्र पुलिस ने यूपीएसटीएफ से संपर्क साधा और इनकी गिरफ्तारी के लिए मांग की। यूपीएसटीएफ की टीम ने गोरखपुर से कल इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जो सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले हैं, जिनका नाम बबलू बनारसी और चिंटू चौधरी है। ये दोनों ही लोगों ने कुछ समय पहले महाराष्ट्र के थाने इलाके में घर के अंदर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके पश्चात वहां पर मुकदमा लिखा गया और इन दोनों की तलाश चल रही थी। लेकिन सर्विलांस की मदद से ये दोनों लोग गोरखपुर में छुपे हुए थे, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस गोरखपुर में जाने के लिए कतरा रही थी और ये सोचा जा रहा था कि यूपीएसटीएफ से इसकी मदद ली जाए। और अंत में कल यूपीएसटीएफ की टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और इन दोनों गिरफ्तारी करके महाराष्ट्र पुलिस जो है इनकी गोरखपुर से रिमांड लेकर के इनको महाराष्ट्र लेकर के चली गई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ठाणे में चोरी करने वाले यूपी से अरेस्ट किए गए हैं। ठाणे में चोरी करने वाले यूपी से अरेस्ट किए गए, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर साइबर ठगों ने वृद्ध से 1.5 लाख की ठगी की है। बेटे को रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी। पीड़ित ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। एआई की मदद से आवाज क्लोन कर बात भी कराई थी। वृद्ध का बेटा लखीमपुर टेलीकॉम कंपनी में तैनात, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पीड़ित ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी का स्टेटस लगाना भारी पड़ गया। स्टेटस लगाने वाला सिपाही सस्पेंड हुआ। बीकेटी थाने में तैनात रहे सिपाही को सस्पेंड किया गया है। चुनाव आयोग से लखनऊ पुलिस ने मांगी थी अनुमति मिलने के बाद कांस्टेबल फयाज खान सस्पेंड। माफिया की मौत के 3 दिन बाद लगाया था स्टेटस। शेर पूर्वांचल समेत लगाए थे आपत्तिजनक स्टेटस। मामले की जांच एसीपी बख्शी का तालाब को सौंपी गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांस्टेबल फयाज खान को सस्पेंड किया गया है। लखनऊ से खबर, तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर स्टेटस लगाने वाला सिपाही सस्पेंड हुआ। शेर पूर्वांचल समेत लगाए थे आपत्तिजनक स्टेटस। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एसीपी बख्शी का तालाब को मामले की जांच सौंपी जाने की बात कही गई है। अब लखनऊ से अगली खबर, जहां पर यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का मामला। परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर से बायोमेट्रिक कंपनी का मैनेजर गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का एक सदस्य
गिरफ्तार किया गया है। तो परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। गोरखपुर से बायोमेट्रिक कंपनी का मैनेजर गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। तो यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर से किया गिरफ्तार। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और पैसे लेकर सॉल्वर बैठाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। तो पैसे लेकर सॉल्वर बैठाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से खबर, यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का ये पूरा मामला है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, सिपाही भर्ती परीक्षा का ये पूरा मामला। परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर से बायोमेट्रिक कंपनी का मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। गोरखपुर से बायोमेट्रिक कंपनी का मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गोरखपुर से बायोमेट्रिक कंपनी के मैनेजर गिरफ्तार किया गया है। और आगे बढ़ते खबरों की ओर, लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर साइबर ठगों ने वृद्ध से 1.5 लाख की ठगी की है। बेटे को रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी। पीड़ित ने धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कराया है। एआई की मदद से आवाज क्लोन कर बात भी कराई। वृद्ध का बेटा लखीमपुर टेलीकॉम कंपनी में तैनात। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एआई की मदद से आवाज क्लोन कर बात भी कराई थी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़ चुके हैं। पवन, बेटे को रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी और जिसके बाद ये पूरा जो मामला है वो आगे बढ़ा, पूरी जानकारी क्या है, एक्शन क्या लिया गया इस पूरे मामले में? जी, आपको बता दें कि जो साइबर ठग है एआई की मदद से लगातार ठगी का काम कर रहे हैं। इसी तरह जो मामला सोनीनगर में एक प्रकाश में आया, जिसमें एक बुजुर्ग के पास एक फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि मैं थाने से बोल रहा हूं और आपका लड़का रेप के आरोप में जो है फंस गया है और उसको बचाने के लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और ये बात कहने के साथ ही साथ उसके लड़के से जो है बात भी कराई जाती है और लड़का रोते हुए कहता है कि पापा मुझे बचा लो। तो जैसे ही वो बुजुर्ग अपने लड़के की आवाज सुनता है रोते हुए, तो वो तुरंत परेशान होता है और उससे कहता है मेरे पास 1.5 लाख रुपए है। तो उनके बताए हुए नंबर पर 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। तो आपको बता दो, जो एआई तकनीकी है, इसके तहत लगातार ये ठगी का मामला सामने आ रहा है। लोगों में जागरूकता की कमी के कारण इस तरह के नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। तो इसमें हूबहू आवाज निकाल कर जो है बात करवाई जाती है पीड़ित से और उसके बाद उसके साथ ठगी की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता की काफी कमी है और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उसमें इस तरह जो है 1.5 लाख रुपया बुजुर्ग से जो है ट्रांसफर करा लिया। बाद में जब लड़के से बात हुई तो उसने साफ तौर से बताया कि पापा मेरा ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। तो इसमें जब भी ऐसा कोई फोन कॉल आए तो जो है संबंधित अपने जो भी लड़का है, जो भी रिश्तेदार है, उससे खुद जब तक बात ना कर ले उसके नंबर पर, इस तरह की जो है किसी के धोखाधड़ी में आने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो एआई की मदद से आवाज क्लोन कर बात भी कराई थी। पीड़ित ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, लखनऊ से खबर, जहां पर एचडीएफसी के सेल्स मैनेजर ने आत्महत्या कर ली है। गोमती नदी में कूद कर की आत्महत्या, शव बरामद कर लिया गया है। आत्महत्या की वजह हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। गोमती नगर थाना क्षेत्र के गोमती रिवर फ्रंट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गोमती रिवर फ्रंट की ये पूरी घटना है। आत्महत्या की वजह हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। गोमती नगर थाना क्षेत्र के गोमती रिवर फ्रंट की ये पूरी घटना है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गोमती नदी में कूदकर आत्महत्या करने की बात, यह अहम खबर आपको हम बता दें। आत्महत्या की वजह नहीं हो सकी है स्पष्ट।
गोमती नगर थाना क्षेत्र के गोमती रिवर फ्रंट की ये पूरी घटना है। लखनऊ से खबर, तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर भी लखनऊ से ही, जहां पर हाई टेंशन लाइन गिरने से गेहूं की फसल जल गई है। किसान जंगी लाल की गेहूं की फसल में आग लग गई। आग से किसान की करीब 1 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। निगोह थाना क्षेत्र के बहरमपुर गांव की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से खबर, हाई टेंशन लाइन गिरने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान जंगीलाल की गेहूं की फसल में आग लग गई। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आग से किसान की करीब 1 बीघा फसल जली है। निगोह थाना क्षेत्र के बहरमपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, किसान जंगीलाल की गेहूं की फसल में आग लग गई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से फसल जलकर राख हो गई है। 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। अलग अलग थाना क्षेत्रों में गेहूं की फसल में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर न पहुंचने से बड़ा नुकसान हो गया है। तो मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, जिसके चलते बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, तो फर्रुखाबाद से खबर, हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से फसल जलकर राख हो गई है। 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है बरेली से, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आइसक्रीम के ठेले को लेकर मारपीट। दबंगों ने चौकी में घुसकर आइसक्रीम विक्रेता को पीटा है। दबंगों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है और चौकी में चल रहा हंगामा, मारपीट और पुलिस नदारद रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पूरे मामले में पुलिस नदारद रही है। दबंगों ने चौकी में घुसकर आइसक्रीम विक्रेता को जमकर पीटा है। दबंगों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दबंगों को पुलिस ने, आपको बता दें कि दबंगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम फर्रुखाबाद से बताते हैं, जहां पर फांसी के फंदे से लटका मिला है एक युवक का शव। अभय दिल्ली में करता था प्राइवेट नौकरी। गांव के बाहर पेड़ पर लटका मिला अभय का शव। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गांव के बाहर पेड़ पर लटका मिला है अभय का शव। ग्रामीणों ने शव देखकर परिजनों को सूचना दी है और मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। कोई जानकारी नहीं दी। दिल्ली थे, सीधे आए, घर भी नहीं गए। घर भी नहीं गए। तो ये पेड़ लाए आपका, आप ही जगह खड़ा है। दिल्ली गया, कोई काम हम कर रहे थे वहाँ प्राइवेट। अच्छा, जॉब कर रहे थे। कुछ है जानकारी कब लगाई? कोई जानकारी नहीं। सुबह 6:30 बजे देखा सैयार आया यहाँ, दवाई डाल। किसने देखा सुबह? सैयार है हमारा। क्या ना मुरानी देगा, सूचना दी आपने? बात सूचना दी गाँव। कोई इनसे विवाद हुआ कहीं चल रहा? कोई
और प्रभु श्री राम की जन्मोत्सव के मौके पर धर्मनगरी चित्रकूट में श्री रामनवमी की धूम देखने को मिली है। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और चित्रकूट के मठ मंदिरों में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चित्रकूट से प्रभु श्री राम का अटूट नाता रहा है। यहाँ प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 11.5 साल व्यतीत किए थे और यहीं श्री राम ने माता सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। इसीलिए चित्रकूट में अयोध्या की तर्ज पर रामनवमी मनाई गई, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लाखों भक्त चित्रकूट पहुंचे और रामघाट में दीपोत्सव में शामिल हुए। तो महत्वपूर्ण दिवस है प्रभु श्री राम का जन्मदिन और उसमें सोने में सुहागा। तो तात्कालिक समय पर जब उनके ऊपर आपदा थी तो चित्रकूट आए, इसलिए भगवान के और उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप अपने प्रचंड रूप से जारी है। कुछ लोगों ने तेज गर्मी से शरीर पर जलन और चक्कर आने की शिकायत की है। आने वाले समय में गर्मी का सितम अभी और भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने साल अप्रैल से जून के बीच देश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक देश के मध्य और पश्चिमी इलाकों में गर्मी का सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। यूपी के प्रयागराज में बुधवार दोपहर के समय पारा 42 डिग्री के पास पहुंचने की वजह से शहर में लू जैसे हालात बन गए हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए छाता और मुंह पर स्कार्फ बांधे नजर आए। कल से तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। लगभग पारा जो है 42 के एबव चल रहा है और यहाँ पर लोग बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि शेल्टर बहुत ज़्यादा कम है और आने जाने में दिक्कत भी हो रही है और चिलचिलाती गर्मी में पानी वानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने तेज गर्मी से शरीर पर जलन और चक्कर आने की शिकायत की। गर्मी तो बहुत है, बिना दुपट्टे छाते और सनस्क्रीन के अलावा आप बाहर नहीं जा सकते। मतलब धूप लगती है, ऐसा लगता है स्किन जल रही है। हाथ पैर भी कवर करके जितना रखे रहो उतना ही अच्छा रहता है। और गर्मी हाँ, क्योंकि देखिए हम कॉलेज जाते हैं, हमारा कॉलेज 7:30 बजे बस आती है, तो जब वहाँ पे खड़े रहते हैं ना उस टाइम भी लगता है कि कितनी जल्दी बस आ जाए, क्योंकि जब आप धूप में खड़े होते हैं ना तो लगता है बस हाँ अब गिरने वाले बहुत धूप पड़ती है। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक देश के मध्य और पश्चिमी इलाके में गर्मी का सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी डीडवाना में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। और इस मौके पर डीडवाना शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में हर कोई भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया, तो वहीं भगवान राम के नारों से पूरा माहौल राममय हो गया। इस मौके पर शोभा यात्रा पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए भगवान राम के जीवन पर आधारित विभिन्न झांकियां सजाई गई। तो रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। श्री राम के जयकारों से राममय हुआ पूरा शहर और उज्जैन के कलाकारों के द्वारा महाकाल की आरती की गई। तो उज्जैन के कलाकारों के द्वारा यहाँ पर विशेष प्रस्तुतियाँ भी दी गई हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर श्री राम के जयकारों से राममय हुआ पूरा शहर। तो श्री राम के जयकारों से राममय हुआ पूरा शहर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर हनुमानगढ़ के 81,220 विद्यार्थियों ने एक
पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जिले में 16 अप्रैल 2024 को एक दिन, एक समय और 1 घंटे में वोट पातियां लिखी गई हैं और इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी हनुमानगढ़ के नाम प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि प्रथम भल्ला ने ये जानकारी दी है। स्वीप गतिविधियों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम की पहल पर प्रत्येक विद्यालय और विद्यार्थियों ने इस नवाचार को सफल बनाया है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में नवरात्र की नवमी पर विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन किए गए। आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नवमी के दिन नवरात्र उठाने के लिए विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। नगर क्षेत्र में 41 शक्तिपीठ के रूप में मनसा माता मंदिर पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई है। राज्य साइबर पुलिस द्वारा शिकायत मिलने के बाद फर्जी तरीके से ऐप के माध्यम से आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाले आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड को ऑनलाइन माध्यम से बनाने की सुविधा देकर पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ रहा था। आरोपी युवक ने यूट्यूब से देखकर वेबसाइट बनाई थी, जिससे वो ये फर्जी कार्ड बना रहा था। साइबर को शिकायत मिली थी कि फर्जी वेबसाइट बनाकर उससे लोगों के अवैध एपिक कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। उक्त शिकायत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को भेजी गई थी। मेरी बात आपको कोई पता नहीं चलेगा। नहीं तो बात ही नहीं। और इसमें कितने बनाए हैं, कितने नहीं, सब आपको सर्वर से जानकारी मिलती है। सर्वर इसका बाहर नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान के पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के हिल डिस्ट्रिक्ट स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया है और कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के हिल डिस्ट्रिक्ट स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ऐलान किया कि वे 2024 के लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेगा। किसानों ने कहा कि उन्होंने चाय पाउडर की न्यूनतम कीमत तय करने की मांग रखी थी, जिसे प्रमुख राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज कर दिया। பசுந்தேயிலைக்கு நல்ல விலை கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனை தூள் செய்து அனுப்புகின்ற நேரத்திலே சந்தையிலே அது 200 ரூபாய்க்கு குறையாமல் விற்க வேண்டும். அப்படி விற்றால்தான் பசுந்தேயிலைக்கு ஒரு 40 ரூபாய் கிடைக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை வைத்திருந்தோம். அதனை இதுவரையிலும் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் அதனை கண்டு கொள்ளாத காரணத்தினாலே நாங்கள் அன்றைய தினம் தீர்மானித்தபடி இப்பொழுது தேர்தலை புறக்கணிப்பது என்று முடிவு செய்திருக்கின்றோம். नीलगिरी जिले में लगभग 65,000 छोटे चाय किसान हैं। ये इंडस्ट्री चाय की पत्तियों को तोड़ने, उनके ट्रांसपोर्टेशन और इसकी प्रोसेसिंग के माध्यम से कई लोगों को रोजगार देती है। नीलगिरी से मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा को डीएमके ने फिर से यहां से टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मैदान में उतारा है, जबकि लोकेश तमिल सेल्वन एआईएडीएमके के उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में दूरदराज के इलाकों के लिए पोलिंग स्टाफ रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है और ऐसे में तैयारियां कैसी हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। लिहाजा प्रशासन ने वोटिंग स्टाफ को दूर दराज के इलाकों के लिए भेजना शुरू कर दिया है। चुनाव कराने वाली टीमें बुधवार को कठुआ में जिला हेडक्वार्टर पर जुटी, जहां उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ट्रेनिंग में हमारा 3 फेज में ट्रेनिंग की गई और वो 2 फेज में बनी और
2 बार बनी बुलाया गया और 1 बार हीरनगर में, और सारा ही जितना भी कैसे काम करना वो सारा ही प्रॉपर तरीके से बताया गया है और हर एक चीज़ को ब्रीफली बताया गया है कि कैसे क्या काम करना है। स्पेशली मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और वर्दी डीसी साहब को मुबारकबाद भी देता हूं कि यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था, खाने के लिए भी, और सबका अरेंजमेंट अच्छा है। पहले भी चुनावों का कामकाज देख चुके अधिकारियों का कहना है कि दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। प्रशासन से इनकी गुजारिश है कि ठहरने और खाने पीने के इंतजामों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वहाँ पे बड़ा समय लगता है क्योंकि 7-8 घंटे लगते हैं वहाँ पे बनी में पहुँचने में, और उसके आगे भी कई बार हमें पैदल चलना पड़ता है। एक बार तो हम लोगों को 30-35 किलोमीटर पैदल गए थे सुबह से लेकर शाम तक। तो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ पे खाने की व्यवस्था जो वो बड़ी परेशानी होती है, कई बार वो व्यवस्था कर दी जाए। हाँ बनी में दी हुई है, मैंने ड्यूटी दी हुई है। चलो थोड़ा है दूर तो क्या करना, फिर ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, मुलाजिम हैं तो फिर जाना पड़ेगा ना। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होने हैं। उधमपुर सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला 2 बार सांसद रह चुके कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह से है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर साइबर ठगों ने वृद्ध से 1.5 लाख की ठगी कर ली है। बेटे को रेप केस में फंसाने की दी थी धमकी और पीड़ित ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। एआई की मदद से आवाज क्लोन कर बात भी कराई थी। वृद्ध का बेटा लखीमपुर टेलीकॉम कंपनी में तैनात है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर साइबर ठगों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर साइबर ठगों ने वृद्ध से 1.5 लाख की ठगी की। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी का स्टेटस लगाना भारी पड़ गया। स्टेटस लगाने वाला सिपाही सस्पेंड हो गया है। बख्शी का तालाब थाने में तैनात रहे सिपाही को सस्पेंड किया गया है। चुनाव आयोग से लखनऊ पुलिस ने मांगी थी अनुमति मिलने के बाद कांस्टेबल फयाज खान को सस्पेंड किया गया है। माफिया की मौत के 3 दिन बाद स्टेटस लगाया था। शेरे पूर्वांचल समेत लगाए थे आपत्तिजनक स्टेटस। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। हालांकि अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है और सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शेरे पूर्वांचल समेत आपत्तिजनक स्टेटस लगाए थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लेकिन स्टेटस लगाना महंगा पड़ा और इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मुख्तार अंसारी का स्टेटस लगाना एक कांस्टेबल को भारी पड़ा और स्टेटस लगाने वाला सिपाही, माफ कीजिएगा, सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीकेटी थाने में तैनात सिपाही सस्पेंड किया गया है। आपत्तिजनक स्टेटस लगाए गए थे।
अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का पूरा मामला है। परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी में अरुणाचल पश्चिम की सीट कई मायनों में खास है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में से एक किरण रिजिजू इसी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर हो रहे घमासान में अरुणाचल पश्चिम की भी सीट आती है, जहां का सियासी रण किसी भी सियासी योद्धा के लिए जीतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनावी दंगल में किरण रिजिजू के सामने चुनौतियां भी कई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी में अरुणाचल पश्चिम की सीट कई मायनों में खास है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में से एक किरण रिजिजू इस चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर हो रहे घमासान में अरुणाचल पश्चिम की भी सीट आती है, जहां का सियासी रण किसी भी सियासी योद्धा के लिए जीतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनावी दंगल में किरण रिजिजू के सामने चुनौतियां कई हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रही अरुणाचल पश्चिम सीट वर्तमान में भाजपा नेता किरण रिजिजू के पास है, जो 2024 के चुनावों में यहां से चौथी बार जीत हासिल करने पर नजर गड़ाए हुए हैं। पिछली बार रिजिजू ने कांग्रेस उम्मीदवार नबाम तुकी को 1.74 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 2019 के चुनावों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में 78.50% मतदान हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अरुणाचल पश्चिम सीट के लिए कुल 8 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। किरण रिजिजू के सामने विपक्ष की चुनौती। किरण रिजिजू भारतीय जनता पार्टी, नबाम तुकी कांग्रेस, टोको शीतल गण सुरक्षा पार्टी, लेकी नोरगू स्वतंत्र, रूही तांगुंग स्वतंत्र, तेची राणा स्वतंत्र। अरुणाचल पश्चिम संसदीय क्षेत्र राज्य के पूरे तवांग, पश्चिमी कामेंग, पूर्वी कामेंग, पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी, कुरुम कुमेय, ऊपरी सुबनसिरी और पश्चिमी सियांग जिलों को कवर करता है। 2019 चुनाव नतीजों की बात करें, ऐसा रहा 2019 का परिणाम। बीजेपी के किरण रिजिजू ने चुनाव जीत हासिल की। किरण रिजिजू को 2,25,796 वोट मिले। विरोधी प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार नबाम तुकी को 50,953 वोट मिले। रिजिजू ने तुकी को 1,74,843 वोटों के भारी अंतर से हराया। अरुणाचल प्रदेश का 74% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों का है और शेष 26% हिस्सा शहरी क्षेत्रों का है। अरुणाचल पश्चिम क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी बाहुल्य है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की आबादी 79.7% है। हिंदू, ईसाई और अन्य धार्मिक समूह जनसंख्या का 20%, 20% और 60% है। 2014 और 2019 में लगातार जीत के साथ मौजूदा सांसद के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। ऐसे में 2024 के रण में किरण रिजिजू का गढ़ बचेगा या नहीं, ये मतदाता तय करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी में नागपुर भी बहुत खास है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में से एक नितिन गडकरी इसी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के लिए 102 सीटों पर हो रहे घमासान में नागपुर की भी सीट आती है, जहां का सियासी रण किसी भी सियासी योद्धा के लिए जीतना आसान नहीं है और कई सारी चुनौतियां इस बार उनके सामने हैं। देखिए। का शहर नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी और देश का केंद्र बिंदु है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। वहीं कांग्रेस ने विकास ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारकर एक रोचक मुकाबले का मंच तैयार किया है। नितिन गडकरी के सामने विपक्ष की चुनौती। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी, नाना पटोले कांग्रेस।
कई चीजें नितिन गडकरी के पक्ष में आती हैं, लेकिन फिर भी ये सीट बीजेपी और नितिन गडकरी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा। वजह है नाना पटोले। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल नाना पटोले को कांग्रेस ने नागपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। माना जाता है कि नाना पटोले के इस पूरे क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। हालांकि नाना पटोले 2019 में नितिन गडकरी से चुनाव हार गए थे। ऐसा रहा 2019 परिणाम। बीजेपी ने इस सीट से जीत कायम रखी। नितिन गडकरी को 6,60,221 वोट मिले। कांग्रेस के नाना फाल्गुन राव पटोले को 4,44,212 वोट मिले। बसपा के मोहम्मद जवाल को 31,725 वोट मिले। नागपुर लोकसभा सीट पर 53.13% मतदान हुआ था। नागपुर जिले में 12 विधानसभा क्षेत्र और 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसका क्षेत्रफल 9,892 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागपुर जिले की जनसंख्या 46,53,570 थी। 2001 से 11 के दशक में इसकी नागपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 21 लाख से अधिक है। इसमें से आधे तो ओबीसी हैं, जबकि 20% मतदाता दलित हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10 से 12% तक है। दलित और ओबीसी मतदाता अहम हैं। कहते हैं ये दोनों वर्गों के वोट जिस तरफ बड़ी मात्रा में गए, पलड़ा उसी तरफ झुक जाता है। ऐसे में 2024 के रण में नितिन गडकरी का गढ़ बचेगा या नहीं, ये मतदाता तय करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।